हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। मैं अब तक आपके पास में भूगोल की एक बुक कर चुका हूं, लेकिन कुछ चुनाव के कारण, इलेक्शन के कारण मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अब निरंतर हम वीडियो बनाते रहेंगे। दूसरी बुक में हमने एक भारत के संदर्भ में पाठ पढ़ा था, जनसंख्या वितरण घनत्व। अब हम नया पाठ लेकर आए हैं, पाठ 2, मानव बस्तियां। क्या होती है मानव बस्तियां, वो हम बात करेंगे। उससे पहले हम बेसिक पे जाना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको पहले लेके जाना चाहूंगा आदिम काल में। आदिम काल में, यानी जो प्राचीन काल था, उस वक्त जो मनुष्य वो अपने व्यवसाय के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, या तो वो आखेट कर रहा था या फिर वो भोजन संग्रहण कर रहा था। हम मानव बस्ती तक कैसे आते हैं, उस यात्रा को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। भोजन संग्रहण कर रहा था। जब वो आखेट करता है, पशुओं का मांस खा रहा है, उनको उनको उनके हड्डियों या उनके खाल से वस्त्र बना रहा है, तो सोचता है क्यों नहीं इनको पालकर मैं पशुपालन करता हूं और ये परिवहन के साधन के रूप में भी काम लेता हूं, दूध के लिए भी काम लेता हूं। तो पशुपालन करने लग जाता है। अब जो पशुपालन कर रहा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इसी प्रक्रिया में वो देखता है कि कुछ नदियों के किनारे पर, अगर नदी की बात करें, किसी भी नदी के किनारे पर, वहां पर कुछ ऐसी घास उगी हुई है जिसको वो खाद्यान्न के रूप में, खुद के भोजन के रूप में भी काम ले सकता है और उसे वह चारे के रूप में भी काम ले सकता है। तो वो सोचता है क्यों नहीं मैं यहीं पर रह जाऊं और यहीं से ही, तो वो खाद्यान्न और चारे के लिए नदी के किनारे पर रहता है और यहीं से कृषि का विकास होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब उसके पास में खाद्यान्न है, उसके पास में पशु है। अब उनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ जगह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो एक संरचना का निर्माण करता है और उस संरचना को ही हम क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं। इसके बारे में ब्लास महोदय ने भी बताया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको पहले से पता है कि जितनी भी हमारी सभ्यता हुई है वो नदियों के किनारे विकसित हुई है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे, अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो वो दजला फरात नदी के किनारे। तो यहां पर इस संरचना को अधिवास कहते हैं। और बाद में सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए और पशुओं को, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए, यहां पर वो आस पास में और भी मकानों को बना लेता है। दूसरे लोग भी वहां पर आ जाते हैं और जैसे ये पास पास में संकुलित अधिवासों का निर्माण होता है, उसे ही मानव बस्ती कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहते हैं। उसे हम मानव बस्ती कहते हैं। ब्लास महोदय क्या कहते हैं इस बारे में? ब्लास महोदय ये कहते हैं कि मानव अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी संपत्ति में पशु भी आ गए और खुद के परिवार भी आ गया, संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए, वह अतिरिक्त उत्पादन को रखने के लिए, अतिरिक्त उत्पादन क्या होगा? वह जो खाद्यान्न जो उत्पन्न कर रहा है, उस खाद्यान्न को उपभोग के पश्चात जो बच गया वह अतिरिक्त उत्पादन में आएगा। उसको सुरक्षित करने के लिए जिस संरचना का निर्माण करता है उसे हम अधिवास कहते हैं। ये ब्लास महोदय ने कहा। तो हम इस यात्रा में पहुंचे कि किस प्रकार हम बस्तियों तक पहुंचते हैं, अधिवास तक पहुंचते हैं, किस प्रकार हम बस्तियों तक पहुंचते हैं। अब हम आगे बात करेंगे मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती है, हम यहां पर बात करेंगे। तो हम बात करते हैं, देखिए कि मानव बस्तियों को सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, या हम बात करें आकार के आधार पर, दो भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रामीण बस्तियां। पहला कौन सा है? ग्रामीण बस्तियां। ठीक है। और दूसरा जो है वो है आपकी नगरीय बस्तियां। दूसरा कौन सा है? नगरीय बस्तियां। अब क्या होती है ग्रामीण बस्तियां? आप ग्रामीण, हम सब गांव में रहे हुए हैं, गांव को नजदीक से देखा है। आप जानते हैं गांव के अंदर अब तो बात अलग है, अब तो मकान आपको अच्छे मिलेंगे, संकुलित मिलेंगे, पास पास मिलेंगे, लेकिन पहले मकान थोड़े बिखरे हुए होते थे। तो यहां पर क्या होता है कि बिखरी हुई वह बस्तियां जहां जनसंख्या आपके कृषि कार्य में या फिर किसी और प्राथमिक कार्य में संलग्न होती है, प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, उसे हम ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। एक अच्छी परिभाषा की बात करें तो हम यहां पर बात कर सकते हैं कि जहां पर 75% पुरुष जनसंख्या, 75% पुरुष जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न हो, उसे हम ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। बात आती नगरीय बस्तियों की। क्या है? तो नगरीय बस्तियों के अंदर यह परिभाषा दी गई है कि जहां पर 75% पुरुष जनसंख्या, ध्यान रखिएगा पुरुष जनसंख्या का नाम ले रहा हूं मैं, तो पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में,
गैर कृषि कार्यों में, यानी द्वितीयक कार्य हो सकते हैं, तृतीयक कार्य हो सकते हैं, चतुर्थक कार्य हो सकते हैं, खेती के अलावा कोई भी कार्य हो उसमें संलग्न हो तो उसे हम नगरीय बस्तियां कहते हैं, उसे हम नगरीय बस्तियां कहते हैं। ठीक है, तो क्या यही अंतर है? अगर हम बात करें कि ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों में यही अंतर है, नहीं, और भी अंतर है। तो हम उस अंतर को पढ़ेंगे, बड़ा ही मजेदार अंतर है और परीक्षा में, एग्जाम में वहां से प्रश्न आता है, तो आप देखते हैं क्या अंतर है। देखिए, मैं दोनों को यहां पर लूंगा, यहां पर लिया मैंने ग्रामीण बस्तियां, यहां पर आपने ले लिया ग्रामीण बस्तियां। अगर आप परीक्षा में भी इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं चार्ट के माध्यम से। यहां पर आपने ले लिया नगरीय बस्तियां, नगरीय बस्तियां। ठीक है, तो ग्रामीण बस्तियों के अंदर पहली बात कि यहां पर आपने देखा हो गांव में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रहती है, मेलजोल की भावना रहती है, तो यहां पर सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं, यहां पर सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। गांव में सामाजिक संबंध, आपसी सहयोग की भावना वो क्या होती है, अच्छी होती है, सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, पहली बात। इसी में हम यहां पर लें, यहां पर सामाजिक संबंध मजबूत नहीं होते हैं समाज, क्योंकि वहां पर इतनी दौड़ भाग की जिंदगी रहती है नगरों के अंदर, क्योंकि हम अपने परिवार के पास बैठने का समय नहीं मिल पाता, तो और समाज के लिए कुछ कार्य हो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, सामाजिक संबंध मजबूत नहीं होते हैं, जितने होते हैं गांव में उतने नहीं होते। आप यूं मत सोचिए कि सर हमारे तो मजबूत है, हो सकता है आपने अच्छी कोशिश करिए, लेकिन होता यह है कि ग्रामीण बस्तियों के अंदर सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। दूसरा, यहां पर कौन सा कार्य होता है, ग्रामीण बस्तियों विशेषकर कौन सा कार्य होता है, यहां पर जनसंख्या कृषि कार्यों में, या हम बात करें प्राथमिक कार्यों में, जो भी पढ़ा था हमने, प्राथमिक कार्यों में जुड़ी हुई होती है, प्राथमिक कार्यों में जुड़ी हुई होती है। जबकि यहां पर जनसंख्या द्वितीयक व तृतीयक कार्यों में संलग्न होती है, तृतीयक कार्यों में संलग्न होती है, जुड़ी हुई होती है। मैं लेकर चल रहा हूं आपके सामने। तीसरा हम क्या ले सकते हैं, आप खुद बताइए। हम ये ले सकते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आपके पास में, आप नगर में रहते हैं, तो आपकी सब्जियां जो होती है या फिर फल फूल होते हैं या फिर कुछ भी रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ होता है, वो गांवों से आता है। बाजार आपको यहां मिलेगा, उपभोक्ता मिलेंगे, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, कच्चे माल के स्रोत होते हैं। ग्रामीण बस्ती क्या होती है, कच्चा माल के स्रोत होती है, कच्चे माल के स्रोत होते हैं। जबकि आपको जो बहुत अच्छा है कि नगरीय बस्तियों में आपको बाजार मिलता है उन कच्चे माल को बेचने के लिए, और खरीदने के लिए क्या मिलता है, उपभोक्ता मिलते हैं। खरीदने के लिए क्या मिलते हैं आपको, उपभोक्ता यहां पर मिलते हैं। और क्या है, और आप एक देख सकते हैं कि यहां पर तो ग्रामीण बस्तियों में आपने अंतर पढ़ा, पहला सामाजिक संबंध का पढ़ा, सामाजिक संबंध का आपने पढ़ लिया। दूसरे बार में आपने पढ़ा कि यहां पर क्या होता है, कि यहां पर जो भी प्राथमिक कार्य होते हैं यह आपने पढ़ लिया। तीसरा आपने पढ़ा यहां पर कि यहां पर कच्चे माल के स्रोत होते हैं, कच्चे माल के स्रोत होते हैं। जबकि नगरों में क्या होता है, सामाजिक संबंध प्रगाढ़ नहीं होते हैं। ये प्राथमिक के जगह कौन से कार्य होते हैं, द्वितीयक व तृतीयक होते हैं, और कच्चे माल के स्रोत ना होकर ये बाजार प्लस उपभोक्ता यहां पर काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर 2 तीसरा, अब चौथा पॉइंट पढ़िए कि यहां पर जो मकान होंगे, आपने गांव के अंदर आपने गए होंगे, आपने देखा होगा कि यहां पर जो मकान होंगे वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, बिखरे हुए अवस्था में होते हैं, प्रकीर्ण होते हैं। जबकि यहां पर जो मकान होंगे आपके पास, वो मकान संकुलित होंगे, पास पास में होंगे। यहां पर मकान संकुलित होते हैं, पास पास में होते हैं, ये आपने देखा होगा। पांचवा पॉइंट आप इसमें पढ़ सकते हैं कि यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य प्लस शिक्षा प्लस परिवहन सुविधा सामान्य होती है, एक अच्छी होती है, सामान्य होती है। लेकिन इसके बनिस्पत नगरीय बस्तियों के अंदर आपकी स्वास्थ्य सुविधा, आपकी शिक्षा सुविधा और प्लस आपकी जो परिवहन सुविधा होती है वो सुदृढ़ होती है, अच्छी होती है। तो मुख्य अंतर ये हुआ, ग्रामीण बस्तियों नगरीय बस्तियों में अंतर बिल्कुल सामान्य है, जो आप देखते हैं वही अंतर है। सामाजिक संबंध यहाँ पर प्रगाढ़ है, यहाँ पर प्रगाढ़ नहीं है। प्राथमिक कार्यों में संलग्न, क्योंकि परिभाषा हमने पढ़ा है, जो कि द्वितीयक व तृतीयक कार्य में जनसंख्या यहाँ पर संलग्न होती है, कच्चे माल के स्रोत होते हैं, ये बाजार प्लस उपभोक्ता यहाँ पर होता है, मकान बिखरे हुए होते हैं, जो कि नगरों में मकान पास पास संकुलित आप देखते हैं, बिल्कुल पास पास में होते हैं। ये काम और कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर जातीय भेदभाव भी होता है। आपको गांव के अंदर जाति के आधार पर ढानियां भी मिलेगी, लेकिन नगरीय बस्तियों में ऐसा नहीं होता है।
वहां पर। और स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन सुविधा, ये वैसे इसी में आ जाएगा टॉपिक। स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जो सुविधा होगी वो सामान्य होगी, जो कि यहाँ पर अच्छी होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, ये आप समझ गए होंगे। अब हम ग्रामीण बस्ती को लेकर चलते हैं कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब ये देखिए, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वो पहला कारक हम बात करते हैं, इसको हम कहते हैं भौगोलिक कारक। आप खुद बताइए, ग्रामीण बस्तियां या कोई भी बस्ती कहां प्रभावित होगी? वहां पर उनका धरातल कैसा है, वहां पर जल की उपलब्धता है या नहीं है, वहां पर मिट्टी कैसी है, ये सब कारक प्रभावित करेंगे। तो पहला कारक आएगा भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक आप यूं समझिए कि जहां पर आपको समतल धरातल मिल जाएगा, समतल धरातल मिल जाएगा, जहां पर आपको जल मिल जाएगा, जहां आपको उपजाऊ मृदा मिल जाएगी, वहां पर आपको पास पास मकान मिलेंगे, यानी संकुलित बस्तियां मिलेगी। क्या मिलेगी? संकुलित बस्तियां मिलेगी आपको। लेकिन जहां पर आपको क्या मिलेगा? समतल धरातल मिलेगा, पहाड़ी धरातल है या मरुस्थलीय धरातल है ना, जहां पर आपको जल भी कुछ यहां पर है, कुछ दूसरी जगह पर है, वो बिखरी अवस्था में है, मिट्टी भी आपके पास उपजाऊ नहीं है, तो ऐसी जगह पर क्या मिलेगी आपको? बाकी जगह पर क्या मिलेगी? प्रकीर्ण बस्तियां मिलेगी, प्रकीर्ण बस्तियां मिलेगी। ठीक है, प्रकीर्ण बस्तियां आपको यहां पर मिल जाएगी। दूसरा जो कारक है इसके अंदर, वो हम लेंगे यहां पर भौगोलिक कारक के बाद में हम यहां पर लेंगे, आप ले सकते हैं सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक में क्या होगा? जब मनुष्य को, मनुष्य का स्वभाव है, जब उसको अपनी समान भाषा के, समान रीति रिवाज के, समान धर्म के लोग मिलेंगे, वेशभूषा के लोग मिलेंगे, तो वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे। तो यहां पर जब सामाजिक सांस्कृतिक कारक अनुकूल होंगे, तो वहां पर कैसी मिलेगी? संकुलित बस्तियां मिलेगी, संकुलित बस्तियां मिलेगी। और जहां पर सामाजिक संबंध जो प्रतिकूल होंगे, जहां समान समाज के, धर्म के, भाषा के लोग नहीं मिलेंगे, वहां पर प्रकीर्ण बस्तियां होंगी, वहां पर प्रकीर्ण बस्तियां होंगी। ये कारण आप कहीं पर भी डाल सकते हैं। तीसरा जो कारण है सुरक्षा संबंधी कारक। सुरक्षा संबंधी कारक, सुरक्षा संबंधी कारक में क्या होगा कि पहले के टाइम में चोरी, डकैती या फिर युद्धों के कारण लोग क्या कर लेते थे? सुरक्षा की दृष्टि से पास पास मकान बना लेते थे, पास पास। तो यहां पर संकुलित बस्तियों का निर्माण हो जाता था, संकुलित बस्तियों का निर्माण हो जाता था। तो यहां पर यह भी कारक इसको प्रभावित करेगा। चोरी डकैती के कारण लोग पास पास मकान बना लेते थे अपनी सुरक्षा के कारण। ये पशुओं से सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, पशुओं से, जंगलों में रह रहे पशुओं, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए संकुलित बस्तियों का निर्माण कर लेते थे। तो ये आपने पढ़ लिया ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। आज हमने मानव बस्ती के बारे में पढ़ा कि मानव बस्ती का निर्माण कैसे होता है, मानव बस्ती के प्रकार पढ़े, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती पढ़ी। साथ में हमने पढ़ा ग्रामीण बस्ती के अंदर सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होती है, नगरीय बस्तियों में नहीं होते हैं। ग्रामीण बस्ती में प्राथमिक कार्य होते हैं, वहां पर दैत्यक कार्य होते हैं, यहाँ पर कच्चे माल का स्रोत होता है, वहां पर बाजार उपभोक्ता होता है। ये चीजें पढ़ी। और हमने साथ में पढ़ा ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, सुरक्षा संबंधी कारक कर सकते हैं, आर्थिक कारक भी आप डाल सकते हैं। आप डालना चाहें तो इसमें आर्थिक कारक भी डाल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं पर खनिज मिल गया, यहाँ पर कहीं पर रोजगार है, तो वहां भी लोग आसपास रहना पसंद करते हैं। आप डाल सकते हैं। आप दिमाग में ना सोचें कि सर ये तो नगरी में था, नहीं, आप इन चीजों को कहीं पर भी डाल सकते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में भी इनको जोड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज थोड़ा टॉपिक छोटा सा लिया, लेकिन आपको समझ में आया होगा। अब रेगुलर अपन क्लास लेंगे जिससे आपको रेगुलर समझ में आए। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ओके बेटा, यूं पढ़ते रहिए। कोशिश करूंगा कि दिसंबर तक आपका पूरा कोर्स करा दूं। ओके, थैंक्स।